हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो फिजिक्स। आइए आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये दूसरा भाग होगा जिसमें हम जानेंगे आवेशों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। धन प्रकृति के आवेश और ऋण प्रकृति के आवेश। इसके बाद हम जानेंगे कि धनावेश और ऋणावेशों का खेल क्या होता है। धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के साथ खेल किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जो खेल होता है उसका नाम एक दिया जाता है कि आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। और यही हमारा टॉपिक है आज का, आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यहां हम लिख लेते हैं आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसी को हम आज अभी देखेंगे कि आवेश किस तरीके से आदान प्रदान होते हैं। सबसे पहले तो हमको ये जानना होता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु का केंद्रीय भाग जो होता है वो नाभिक होता है। थोड़ा सा देखेंगे जरा, कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से बना होता है। परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं और जिस पर कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन एक आवेशहीन होता है। धनावेशित प्रोटॉन और आवेशहीन न्यूट्रॉन परमाणु के जो केंद्रीय भाग होता है जिसको हम नाभिक बोलते हैं उस नाभिक में मौजूद रहता है। लेकिन उसके बाहरी कुछ विशिष्ट वृत्तीय कक्षाओं में, कुछ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्याओं के मान के बराबर होते हैं और इन दोनों पर आवेशों का जो मान होता है वो बराबर होता है। ये धनावेश होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है और ये ऋणावेश होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण वह पदार्थ विद्युततः उदासीन होता है, लेकिन उस पदार्थ में उतने ही संख्या में प्रोटॉन होते हैं जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। यानी पदार्थ उदासीन रहने पर भी उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद रहते हैं। आगे बात यह है कि अगर मान लिया जाए आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत तो हम जानेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर ये पदार्थ है, दो पदार्थ है, एक ए है और एक बी है। एक ए हो गया और दूसरा क्या हो गया, बी हो गया। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, धनावेश होगा। जितने इसमें ऋणावेश है उतना ही क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक है, अब इसमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। एक पदार्थ, ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 4 होगा, एक और दे देगा तो ये 5 हो जाएगा, एक और दे देगा तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये क्या बच गया, पूर्णतः धनावेश हो गया। ये पूर्णतः क्या हो गया, धनावेश हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वो धनावेशित होता है। जो त्याग करता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। जो वस्तु, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनावेशित और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित होता है। यानी किसी भी वस्तुओं को आवेशित करने के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। या किसी वस्तु को धनावेशित करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो तो वह धनावेशित हो जाएगा। किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दो तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा। यानी किसी भी वस्तु में आवेशों के विद्युतीकरण के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है।
केवल और केवल क्या कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। तो 1 नंबर के प्रश्न में यहाँ पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु में आवेशों के विद्युतीकरण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। और जानते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। तो पहला नंबर तो ये पूछा जाएगा कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो बोलेंगे वो धनावेशित होता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या होता है? तो वो ऋणावेशित होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा नंबर हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को धनावेशित करना है, किसी पदार्थ को धनावेशित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? जो पदार्थ धनावेशित होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जो पदार्थ धनावेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जो पदार्थ ऋणावेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। ठीक है, जो पदार्थ ऋणावेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। क्लियर? जो पदार्थ धनावेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, जो पदार्थ ऋणावेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा कि अगर कोई पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 के पावर -31 kg होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से चला जाता है, इतना द्रव्यमान को लेते जाएगा, अपने साथ में क्या करेगा? इतना द्रव्यमान को वो लेते जाएगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तो इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन इतने द्रव्यमान को ले जाएंगे। तो कहेंगे कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका द्रव्यमान घटता है। उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है, और जो त्याग करता है उसका द्रव्यमान घटता है। ठीक है, और यहाँ एक और क्वेश्चन कर दिया जाएगा, एक और इसमें बातें हो जाती है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो क्या होगा? जब किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो ये नहीं कहा जा रहा है कि उसको धनावेशित किया जा रहा है या ऋणावेशित किया जा रहा है। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है? घट या बढ़ सकता है। ठीक है, या उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो कह सकते हैं कम या अधिक हो सकता है। ठीक है, जब तक क्लियर कहा नहीं जाए कि उसको क्या किया जा रहा है, धनावेशित किया जा रहा है या ऋणावेशित किया जा रहा है, तब तक आप जो किया जाएगा वही कहना है। अगर आवेशित केवल कह रहा है तो आप लिख सकते हैं घट या बढ़ सकता है। तो ये हो गया इनके कुछ जो भी है आवेशों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत है। मैं आपको कंफर्म अब बता देता हूँ कि आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या। अगर हमें परिभाषा लिखना हो तो क्या हम बताएंगे, क्या कह सकते हैं। ये जो बातें थी वो तो समझने का एक व्यू होता है कि हमको किस तरीके से इसको समझना है, ये आंकड़े थे। और आवेशों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए, आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में कहना है कि जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब भी कोई वस्तु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वह धनावेशित होता है, और जो ग्रहण करता है वो ऋणावेशित होता है। किसी भी वस्तु में आवेशों के विद्युतीकरण के लिए यानी विद्युत को पहुंचाने के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। इलेक्ट्रॉन ही किसी वस्तु में आवेश को पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। यही आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ये आपका आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समाप्त हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला इसका टॉपिक हो जाएगा आपका कि चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं।
इसका अगला टॉपिक होगा कि आवेशों के मौलिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, आवेशों के मौलिक गुण। आवेशों के गुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो जेन्युइन सा गुण होता है, सभी लोगों को मालूम होता है कि आवेश का पहला गुण होता है कि दो सजातीय आवेश प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस रहे। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस प्लस दूर भागता है, माइनस माइनस भी दूर भागता है। लेकिन दो विजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये पहला गुण हो जाएगा कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं। आते हैं, दूसरा है कि आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। ठीक है, आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश किसी भी वस्तु पर योगफल के मान के बराबर होता है। समझ लेते हैं इसको। देखिए, आवेश अगर किसी वस्तु पर, ये एक विशाल वस्तु है, इस पर आवेश आ रहा है, जैसे इस साइड से 10 कूलम आवेश आ रहा है, इस साइड से भी 10 कूलम आवेश आ रहा है। ठीक है, इस साइड से 5 कूलम आवेश चला जा रहा है। तो इस वस्तु पर टोटल कितने आवेश हुए, 10 और 10 20 को जोड़े और ये 5 निकल जा रहा है, यानी कि इस वस्तु पर टोटल मिलाकर के 15 कूलम आवेश मौजूद है। इसलिए बोलेंगे कि किसी भी वस्तु पर आवेश क्या होता है, योगात्मक होता है। ये आवेश का दूसरा गुण हो जाता है। तीसरा गुण होता है आवेशों का संरक्षण होता है। आवेशों का क्या होता है, संरक्षण होता है। ठीक है, आवेशों का संरक्षण होता है। आवेशों का संरक्षण होता है। और चौथा गुण हो जाता है आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण होता है। ठीक है, आवेशों का क्या होता है, क्वांटमीकरण होता है। ठीक है, तो आवेशों का संरक्षण होता है, आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। वैसे मैं आपको आवेशों का संरक्षण बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए हम क्वांटमीकरण को अगले वीडियो में समझेंगे और पूरा एक विधिवत पैटर्न होगा जिसको कि हम केवल क्वांटमीकरण को ही उस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आवेशों का संरक्षण सिद्धांत हम जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है। ये 2 नंबर के आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आवेशों का संरक्षण सिद्धांत क्या है। देखिए, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे ही आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आवेश को बोला है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, और क्वांटमीकरण जो है आवेश का, ये चौथा मौलिक गुण है, आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप जीरो फिजिक्स देखिए और समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, उस टॉपिक का हम वीडियो आपको जरूर देंगे और क्वांटमीकरण को हम अगले टॉपिक में समझेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।